ये तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ता है। सो जरा मुझे याद दिलाएगा कोई, दावल, राशिद, योगेश, जरा से मुझे याद दिलाओ कि हमने लास्ट करा क्या था, लास्ट टॉपिक क्या था। संडे तो न्यूमेरिकल्स करे थे, संडे से पहले। दावल, संडे से पहले, संडे से पहले हमने क्या क्या कर लिया था? लीनियर सरफेस चार्ज किया था मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने रिंग भी करा दिया था, आई गेस। रिंग करा दिया था ना मैंने, रिंग की फील्ड। अरे हाँ, रिंग करा दिया था। ओए फैजान था नहीं क्या, कराया था मैंने रिंग। रिंग हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो रिंग के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये न्यूमेरिकल करो, और इस न्यूमेरिकल को तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हो। मुझे बेसिकली तुम्हें ये डेरिवेशन के थ्रू इस टाइप की कैलकुलेशन सिखानी है। क्वेश्चन, so just calculate electric field, calculate electric field due to a long wire having linear charge density lambda, having linear charge density lambda. So जब वो आपसे कह रहा है ना लॉन्ग वायर, सो लॉन्ग वायर सिंपली मीन्स दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। लॉन्ग, जब भी वो लॉन्ग कह रहा है, लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग। थ्रू आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप कहीं भी करो, अगर वो लॉन्ग कहता है, लॉन्ग ऑलवेज मीन्स इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। सो उसने आपको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दी हुई है, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पर आपने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। सो यहाँ कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा। इस वायर से कुछ आर डिस्टेंस आर के ऊपर, ये डिस्टेंस आर आपने लिया हुआ है, इसको मैंने कुछ आर कह दिया, दिस डिस्टेंस इज आर नॉट कह देता हूं। ये पॉइंट है, यहां मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से। भाई पहले ही बताओ, क्या ये मैं एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं, E इज के क्यू बाय आर स्क्वायर? फैजान ये डिराइव करना है, गॉस लॉ से डिराइव करना बड़ा आसान होता है, कूलम्स लॉ से सीखना है आपको कि कूलम्स लॉ से कैसे आएगा। हाँ, आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। के क्यू बाय आर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इट्स अ नॉन पॉइंट चार्ज। तब आपको ये डेरिवेशन सीखनी है कि नॉन पॉइंट चार्ज देता है, डिस्क दे देता है आपको, कोई और एलिमेंट देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यस फैजान, शायद सही कह रहा हूँ, इंटीग्रेट करेंगे। सो आपने क्या किया, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl, और ये जो पॉइंट है यहां से इस एलिमेंट का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज l, और उसके बाद आपने इसे यहां कनेक्ट किया हुआ है, ये रहा। और this separation would be some variable, this variable separation is r, and let's say this angle is theta. So इसको थोड़ा डिटेल में शुरू करते हैं। consider an small element, consider a small element of length, small element of length dl and charge dq। तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dl है, इस एलिमेंट पे जो चार्ज है दैट चार्ज इज dq at a separation r, at a separation r from point p। so from point p जो separation इस एलिमेंट का, that separation is r।
आपको इसकी वजह से यहाँ फील्ड चाहिए, इसकी डी क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी दैट फील्ड डी ई विल बी के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। तुम्हारे पास ये डेरिवेशन नहीं आएगी, तुम्हारे पास ये डेरिवेशन आएगी गॉस लॉ से, तो तुम्हें ये डेरिवेशन रटनी नहीं है, तुम्हें स्टेप्स देखने हैं कि इन स्टेप्स को तुम कैसे वर्कआउट करोगे, कितने वेरिएबल्स होंगे। मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन 1 में कितने वेरिएबल्स हैं? इस इक्वेशन 1 में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2। यस, देखो एक वेरिएबल डी क्यू, एक वेरिएबल आर, दो वेरिएबल से आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, समाव इसे किसी एक वेरिएबल में लाना होगा। सो एक वेरिएबल में लाने के लिए आप लैम्डा की डेफिनेशन यूज करो। देखो एक वेरिएबल में लाने के स्टेप्स बहुत ज्यादा होंगे, लैम्डा इज डी क्यू बाई डी एल, सो यू कैन सिंपली राइट योर्स डी क्यू एज लैम्डा डी एल। तो इंस्टेड ऑफ दिस डी क्यू आपने क्या लिख दिया, लैम्डा डी एल। सो योर्स डी ई इज इट्स के lambda dl divided by r square, so that is d, lambda dl divided by r square। अब जरा काउंट करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, और मुझे आंसर सबके दिखे, ये जितने सोते रहते हैं उनका भी दिख रहा हो। नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स काउंट करो, कितने वेरिएबल्स हैं अभी भी? वन वेरिएबल आ गया, वन वेरिएबल वन कांस्टेंट, या अभी दो वेरिएबल्स हैं? अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ तौहीद का सही था यार, दो वेरिएबल है। देखो आर तो वेरिएबल है, एल भी तो वेरिएबल है, ये डीएल ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, अभी तो दो वेरिएबल्स हैं, अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ एक एल है एक आर है, यू हैव टू वेरिएबल्स, एल कांस्टेंट नहीं है, आर भी कांस्टेंट नहीं है, तो दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल डीएल है, दूसरा वेरिएबल आर है, आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, किसी तरह से डीएल और आर को हटाओ। तो डीएल और आर को हटाने के लिए देखिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ा सा आपके काम आ जाएंगे आर को हटाने के लिए। देखो आर को हटाने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आप सिंपली ये यूज कर सकते हो। देखो ये एल हो गया, ये आर नॉट है। मोटिव याद रखना, मेरा मोटिव है किसी भी तरह से सब कुछ थीटा की टर्म्स में लेकर आना, एक ही वेरिएबल बचना चाहिए तुम्हारी इक्वेशन में, दैट इज थीटा, सब कुछ थीटा की टर्म्स में आएगा। तो देखो थीटा की टर्म्स में लाने के लिए पहले मैं डीएल हटाता हूं, दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। दोबारा कह रहा हूं स्टेप्स पे बहुत ध्यान रखो, ऐसे कई डेरिवेशंस आएंगी। तुम्हारे पास वेरिएबल्स हैं आर, तुम्हारे पास वेरिएबल है एल, तुम्हारे पास वेरिएबल है डीएल। किसी तरह से आर एल डीएल सबको थीटा और आर नॉट की टर्म्स में लेकर आना है। आर नॉट कांस्टेंट है, थीटा की टर्म्स में आना चाहिए सब कुछ। तो आप यहां से देखो tan थीटा, यू कैन कैलकुलेट tan थीटा। So your tan theta will be perpendicular divided by base, so that's L by R naught। तो यहां से आप L को लिख सकते हो that L is R naught tan theta, लेकिन मुझे L नहीं सब्स्टिट्यूट करना, मुझे DL सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे कोई बताएगा कि अगर L पता है तो DL कैसे आएगा? योगेश, योगेश है क्लास में? योगेश नहीं है वलीद भी है आज, तो वलीद को बताएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसे। हाँ सो इस पे इंटीग्रेट नहीं है लीजा, डीएल चाहिए, डिफरेंशिएट। इसे डिफरेंशिएट करोगे डीएल को, तो ये हुआ आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट्स माय थर्ड इक्वेशन। चलो डीएल कंप्लीट हो गया। डीएल के बाद अब तुम्हें किसी तरह से आर को हटाना है, तो इस आर को हटाने के लिए तुम एक काम और कर सकते हो, तुम यूज करो यहां पर, आर कहां आ रहा है, हाइपोटेन्यूज है, और आर नॉट क्या है, बेस। यस, cos theta यूज कर लो, cos theta would be its base upon hypotenuse, so that is r naught divided by r. So you can simply write this as r is r naught cos theta, your 1 by cos theta is sec, so your r is its r naught sec theta, so that is equation number 4। तो दिख रहा है dl भी थीटा की टर्म्स में आ गया, r भी थीटा की टर्म्स में आ गया। लेट्स सब्स्टिट्यूट 3 and 4, अरे क्यों वीडियो ऑन करके बैठते हो, 3 और 4 को आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप ये काम करोगे, सो देखो योर्स डी ई इज, यस इट्स के
lambda dl is this r naught sec square theta d theta divided by r is r naught sec square theta, तो instead of this r आप इसे लिख दो r naught square sec square theta. Sec square theta will cancel this sec square theta, r will cancel this square. So yours dE is it's k lambda d theta divided by r naught, that is equation number 5. अब ये बताओ मुझे इक्वेशन नंबर 5 तक के डाउट्स बताओ, क्या डाउट्स हैं इक्वेशन नंबर 5 तक? कोई डाउट? जुनैद चौधरी रिपीट, कहां से जुनैद रिपीट करना है बताओ? लास्ट से जब वैल्यू पुट करी होगे तो देखो यहाँ ये ना k लैम्डा dl बाय r स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ dl आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो, r नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, dl की जगह r नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दिया। ये r आ रहा है, r कितना आया था, r नॉट सेक थीटा, r की जगह इसे रख दो r नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। So this sec square theta will cancel this sec square theta, r naught will cancel this square, you are left with k lambda d theta by r naught. और डाउट्स? अभी शुजात कुछ आ रहा है समझ में? tan थीटा फाइका, tan थीटा, अच्छा ये देखो 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 फाइका, यहाँ देखो यार, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये हाइपोटेन्यूज, tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, tan थीटा आया l बाय r नॉट, इस राइट एंगल ट्राइंगल से कैलकुलेट किया, तो तुम यहां से l को लिख सकते हो r नॉट tan थीटा, डिफरेंशिएट कर दो, l को क्या लिख सकते हैं, dl, इट्स dl इज r नॉट sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, tan थीटा का डेरिवेटिव इज sec थीटा फाइका। क्लियर हुआ? जाहिद इक्वेशन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। देखो यहां जस्ट मैंने cos थीटा लिया है, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, so base is r naught, hypotenuse is r, so cos theta is r naught by r is r naught by cos theta, 1 by cos theta is sec theta, तो r naught sec theta हो गया। जाहिद हुआ? जस्ट गुड, चलो यहां तक सबका हो गया। अब मुझे आगे के स्टेप्स बताना शुरू करो। देखो तुम्हें ये डेरिवेशन रटनी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बोर्ड्स में नहीं आएगी, इसके आगे के स्टेप्स सोचो। ये तो डी आया, एक वेरिएबल की टर्म्स में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। नेट फील्ड के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट, बोलिए डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें। हाँ अच्छा रब नहीं कर रहा, ओके। ज़ैद एल को एल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, थीटा को थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसीलिए डीएल और डी थीटा आ गया। हाँ ये सोयदा बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन अब ये सही बात करती है। हाँ शान रिजॉल्व होगा, यस भाई, डायरेक्टली इंटीग्रेट मत कर देना, मैंने सिखाया था तुम्हें। देखो डी का जो डायरेक्शन होगा, ये डी का डायरेक्शन यहाँ जाएगा, दिस इज डी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी, दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी आपका थीटा हो गया। इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले एक्स और वाई में ब्रेक करना होगा। रीजन बताया था, दैट इंटीग्रल इज लाइक एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिकली आप तभी ऐड कर सकते हो व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सो पूरा रब नहीं कर रहा, लेकिन यहां तक तो रब कर दूं ना, इक्वेशन नंबर 2 तक। पूरा नहीं रब कर रहा, इक्वेशन नंबर 2 तक रब कर रहा हूं बस मैं। स्वेदा आज कितने दिन के बाद आई हो तुम क्लास में? ये 2 हफ्ते तो हो गए होंगे आराम से। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। जो डीई है, डीई का एक कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग dx और y के अलोंग dy। अच्छा dy, सो d पहले हम x के अलोंग सॉल्व करते हैं, फिर y के अलोंग देखेंगे। पहले मुझे फील्ड चाहिए, फील्ड अलोंग x एक्सिस। सो x एक्सिस के अलोंग जब हम फील्ड लेंगे, देन dEx, जाहिर उसको करके देखो,
वो जो जीरो आया ना तुम्हारा, वो जीरो क्यों आ रहा है उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करके देखो। मैं पूरे साल डायरेक्टली लिखा करूंगा, बस मैं साल में एक बार इंटीग्रेट करके दिखाता हूं प्रॉपर। डीई एक्स इज डीई कॉस थीटा। सो एक्स के अलोंग जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड के लिए तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना होगा। नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के लिए इसे इंटीग्रेट कर दो, डीई कॉस थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। डीई ये रहा, फिफ्थ को सिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स। When you substitute fifth and sixth, then your EX is its integral of its k lambda d theta divided by r naught multiplied by cos theta. Okay. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताएगा कोई मुझे? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरी वायर के ऊपर इंटीग्रेट करना है। योर वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अनस है? अनस आ रहा है आजकल क्लास में? अनस, अलमास बता, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? अनस नहीं आ रहा। माइनस थीटा, तो ओए थीटा थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं? नहीं। आरिफ बताएगा। आरिफ? हाँ, राशिद का आंसर सही है। नहीं, देखो सुनो, ये एंगल थीटा है ठीक। जैसे जैसे तुम वायर की लेंथ बढ़ाओगे ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। वायर की लेंथ बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही तुम इंफिनिटी पर जाओगे, इंफिनिटी पर जाते ही ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करने लगता है। दोबारा सुन लो, जैसे जैसे तुम लेंथ बढ़ाओगे एंगल इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा ना। अगर मैं इसको और ऊपर लेकर जाता हूं एंगल और बढ़ जाएगा, और ऊपर लेकर जाता हूं एंगल और बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? π/2। इसी तरह से जब मैं नीचे भी लेकर जाऊंगा माइनस इंफिनिटी वाले को, तो ये वाला भी जो एंगल होगा इसकी भी वैल्यू क्या जाएगी? π/2। बस इतना सही है कि आपने पढ़ा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स। भाई ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कैसा जाएगा? देखो ऐसे जाएगा। ये तो क्लॉकवाइज आ गया तो नेगेटिव। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हो। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा -π/2 टू +π/2। और ये एटलीस्ट इस साल, पूरे साल याद रहे कि अगर वो वायर दे रहा है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिमिट इज फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अयान 180 भी तो हो सकता है। नहीं, 180 कहां से लोगे? जब ये यहां चला जाएगा तो लिमिट 180 कैसे आएगी? 180 कैसे हो जाएगा? देखो ये वायर है, ये पॉइंट है, ये एंगल थीटा है। तो ये वायर कहीं भी चली जाए, मैक्सिमम तो ये वाला जो एंगल है मैक्सिमम 90 हो सकता है ना। 180 तो तब होगा जब ये पॉइंट उठकर यहां आ जाए। आई मीन दैट्स द सेम थिंग ना, रेडियन में ही तो π/2 ले रहा हूं। अब ये इस -π/2 टू +π/2 को π/2 कैसे? देखो जाहिद दोबारा देखो, ये एंगल थीटा है। मैं इसको वायर की जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करूंगा ये एंगल थीटा बढ़ता चला जाएगा। वायर की लेंथ इंक्रीज होते होते मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। जब लेंथ इनफाइनाइट होगी ना, इफ L टेंड्स टू इंफिनिटी देन दिस एंगल थीटा ये इंक्रीज होता चला जाएगा। इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कहां अप्रोच करेगा? π/2 के ऊपर अप्रोच कर जाएगा। सिर्फ लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी देन एंगल थीटा टेंड्स टू π/2। और तुम्हें इसका और आंसर चाहिए डिटेल, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ये एंगल छोटा होता चला जाएगा। ये एंगल छोटे होते होते ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एक 90, एक जीरो को अप्रोच कर रहा है, तीसरा कहां अप्रोच करेगा? π/2। सो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। जाहिद हुआ कुछ क्लियर? डाउट तुम्हारा? पैरेलल नहीं होगा जाहिद, रहबर परपेंडिकुलर होगा। देखो ऊपर जाते जाते ना ये परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होने के लिए तो पॉइंट यहां लाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ना ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये अक्सर हर साल रहती है बच्चों को। ओके देखो यहां मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दिस इज योर लाइन, ये आपने लाइन ली हुई है, दैट्स योर कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। हाँ तबस्सुम देखो, ये तुम्हारी वायर है,
दिस इज आर नॉट, पहले मैंने पॉइंट यहां लिया, सो दिस इज योर एंगल थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा 1, मैंने एंगल और बढ़ाया, यहां ले गया मैं वायर की लेंथ बढ़ा दी, सो और देखो ये एंगल की कुछ वैल्यू थी, लेट्स से दिस इज थीटा 2, मैं ऊपर ले गया, ये क्लियर दिख रहा है, थीटा 1 बढ़ेगा और ये थीटा 2 कम होता चला जाएगा, मैं इसको और ऊपर ले गया, ये एंगल और बढ़ जाएगा, थीटा 1 और बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल कम होता चला जाएगा। अब मैं इंक्रीज करते करते अगर इस पूरे सिस्टम को इंफिनिटी पर उठाकर ले जाता हूं, तो अब इंफिनिटी पर जाकर क्या होगा, ये जो थीटा 1 है ना, ये 90 को अप्रोच करने लगेगा। यस अमीन, सही आ रहा है तुम्हारा अमीन, प्रॉपर इंटीग्रल से आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 0 को अप्रोच करने लगेगा, तीन का मतलब इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं, 0 को अप्रोच करेगा, ये 90 है भाई, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है 0, तो ये कितना आएगा, इट वुड बी 90 डिग्री, 5/2। पैरेलल तो देखो रेबर तब होगा ना, अभी यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाए तब जाके पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात। पैरेलल कहां से आ गया, हाँ एक एंगल नहीं हो सकता 180, तो ये पैरेलल तो 0 डिग्री हो गया ना, मतलब ये लाइन और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये पैरेलल है, बट हम आर नॉट के साथ लेते हैं ना एंगल, आर नॉट के साथ तो 90 डिग्री होगा। अच्छा पैरेलल भाई, पैरेलल ये है, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, आई एग्री, बट ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा वही कह रहे हो, चलो गुड, सो फाइनली बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। मैं फैजान कैपेसिटेंस दूर है यार, मैं गॉस लॉ खत्म करूंगा, पोटेंशियल खत्म करूंगा, फिर कैपेसिटेंस पर आऊंगा भाई, ये सब चीजें कराने में टाइम तो लगेगा, अभी तो बहुत सारे सिस्टम्स रह गए, तब आऊंगा मैं कैपेसिटेंस के ऊपर, के लैम्डा डी थीटा बाय आर नॉट। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, सो योर्स ई एक्स इज के लैम्डा इज कांस्टेंट, cos थीटा का इंटीग्रल विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, नॉट माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, और ये आर नॉट एज इट इज आ गया, लिमिट इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, सो ये ई एक्स आ गया, इट्स के लैम्डा बाय आर नॉट साइन पाई बाई टू minus of sine minus pi by 2. So yours Ex is, it's k lambda by r naught, sine pi by 2 is 1, sine minus pi by 2 is minus 1. So your Ex is 2k lambda by r naught. That's Ex. अगर आप Ey लोगे y एक्सिस के लो, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डाइक क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, यही वर्कआउट कर रहा हूँ। ये फैजान कौन से स्कूल वाला फैजान है, फैजान जामिया वाला फैजान है या फैजान नेशनल वाला फैजान है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग आओगे तो जो ई वाई होगा, दैट्स इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा, ओके, डी ई साइन थीटा, लिमिट है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ई वाई, सो योर ई वाई इज डी ई की वैल्यू रख दो, डी ई इज माइनस पाई बाई टू 2 plus pi by 2, de is k lambda, अच्छा फैज हो गए, k lambda by r naught into sin theta, r naught into sin theta d theta। मैं ये डायग्राम भी रब कर रहा हूं, so yours E y is its k lambda divided by r naught, sin theta का इंटीग्रल इज माइनस cos theta, लिमिट इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, so that's your Ey which is k lambda
बाय आर नॉट, माइनस साइन बाहर चला गया, इट्स cos pi by 2 minus of cos minus pi by 2. Now cos is an even function, cos pi by 2 be 0 minus pi by 2 be 0, so ey is 0. So ये जो ey है ना, ये एक्चुअल में ऐसे 0 होता है, मैंने रिंग पर डायरेक्ट लिख दिया था, इनफैक्ट आगे भी मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, ये कैंसिल कर देगा, बट ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, ये इंटीग्रल के बाद 0 होगा, ey 0 हो गया। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फाइनाइट वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। इतना लिखिए, फिर फाइनाइट वायर पर देखते हैं फाइनाइट वायर कैसे सॉल्व करें। इसके बाद जस्ट ऐड करना है Ex और Ey को और नेट फील्ड आ जाएगी। Ex और Ey को ऐड कर दो, नेक्स्ट फील्ड मिल जाएगी। वजाहत थीटा 1 थीटा 2, यस फाइनाइट के लिए एग्जैक्टली थीटा 1 थीटा 2 लेंगे, इनफाइनाइट के लिए पाई बाई 2 हो जाता है, बस इतना चेंज आएगा लिमिट में और कोई चेंज नहीं आएगा। और मैं ये इंटीग्रेट कराऊंगा नहीं, मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, बस ये इंटीग्रेट करा दिया बहुत है। आज का डन, सब लिख लो, फिर अब करते हैं इसे। मोमिना हो गया, योगेश, धावल, मोटप, मोटप है क्लास में, मोहित, नगमा, ओके चलो गुड। इसे फिर रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो फैजान, अभी तो बहुत है यार, मतलब फर्स्ट चैप्टर में बहुत है, मैं स्किप नहीं कर सकता ना कुछ भी। तो जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड E इज वेक्टर सम ऑफ Ex एंड Ey। Ex और Ey को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। अच्छा अभी डिस्कस करूंगा तुम्हारी क्या दिक्कत है। Ey तो 0 है, तो नेट फील्ड इज इक्वल टू Ex, और Ex हमने कैलकुलेट किया था, इट्स 2k लैम्डा बाय आर नॉट। आप k की वैल्यू रख दो, सो दैट्स 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट। सो 2 से ये कैंसिल कर दिया 2। अभी सुनता हूँ फैजान, में तुम्हारी अभी सुनता हूँ, बस आया। lambda by 2 pi epsilon naught r naught. So this is field due to infinite wire. अब इसके बाद इनफाइनाइट के बाद अगर वो तुमसे कह देता है योर वायर इज फाइनाइट, फाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, सिर्फ लिमिट में चेंज होगा, मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, अब से मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखूंगा। ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, हाँ माइनस थीटा टू थीटा। सो इफ यू हैव अ वायर, एक फाइनाइट वायर दी हुई है तुम्हें, ये मान लो फाइनाइट वायर है, इस फाइनाइट वायर की चार्ज डेंसिटी तुम्हें लैम्डा दी हुई है, कुछ आर नॉट डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे दिया, ये डिस्टेंस आर नॉट है, कहता है यहाँ फील्ड निकाल के बताओ, इस पॉइंट पर कहता है फील्ड निकालो। तो यहां जो फील्ड होगी उस फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा और फील्ड का
y कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आप एंगल्स मार्क करना चाहते हो, सो दिस इज इट एंड दिस इज इट। सो ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर, दिस एंगल इज θ1 और एक एंगल आपका θ2 हो जाएगा। EX और EY को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि EX इज परपेंडिकुलर और EY जो होगा दैट इज E पैरेलल। EX को तुम ऐसे भी लिख सकते हो दैट EX इज E परपेंडिकुलर, EY is E पैरेलल। इस एंगल को θ1 कह देते हैं, इस एंगल को θ2 कह देते हैं। So this parallel and perpendicular are with respect to this wire. Wire के respect में it's parallel or perpendicular. This is θ1 and this one is θ2. So किसी तरह से जब तुम derive करोगे from minus θ1 to plus θ2, so ये जो EX है, ये EX आता है, it's lambda by 4 pi epsilon naught R naught. This is sin θ1 plus sin θ2. It's sin θ1 plus sin θ2. ये सबसे जनरल एक्सप्रेशन है। अगर आप EY लेना चाहते हो, then EY is lambda by 4 pi epsilon naught R naught cos θ1 minus cos θ2। बट मैं रिकमेंड करूंगा इसे ना E परपेंडिकुलर और E पैरेलल की टर्म्स में याद रखना। सो ये EX और आपका EY आ गया, ये एक्सप्रेशन। हाँ, अब अगर इसी में वो सिमेट्री दे देना तुम्हें, वो तुमसे कहे कि सिमेट्रिकल है पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो θ1 θ2 जीरो होगा, इक्वल हो जाएगा, EY जीरो हो जाएगा। जब भी आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है, अगर आपके सिस्टम में सिमेट्री आ जाए, सिमेट्रिकल system means θ1 is equal to θ2. If your θ1 is equal to θ2, then your EY will be zero. जब भी आपका सिस्टम सिमेट्रिकल होगा, θ1 θ2 इक्वल होगा, then your EY is zero in all cases. इतना लिखो, फिर इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो क्या होगा। यहां तक बताओ कोई डाउट? वैसे तो कुछ ड्राइव कराया नहीं मैंने। आज कोई ऐसा तो नहीं इसकी फर्स्ट क्लास हो? नहीं जुनैद, cos θ1 माइनस cos θ2 होगा, माइनस θ1 टू प्लस θ2 है ना। देखो कुंजेंग, आपको एक वायर गिवन है, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इट्स अ फाइनाइट वायर, मतलब इनफाइनाइट वायर नहीं है, इसकी लेंथ फाइनाइट है। वायर से आर नॉट डिस्टेंस पर पॉइंट दिया हुआ है, वो आपसे कहता है फील्ड कैलकुलेट करो। फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर है विच इज EX और E परपेंडिकुलर, एक वायर के पैरेलल होगा विच इज EY और E पैरेलल। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है, इट्स लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट sin θ1 प्लस sin θ2। अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो लास्ट डेरिवेशन में जो मैंने माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिखा था, उसकी जगह जस्ट माइनस θ1 से प्लस θ2 आ जाएगा, और EY will be lambda by 4 pi epsilon naught R naught cos θ1 minus cos θ2. This angle is θ1 and this one is θ2. If your system is symmetrical, that would mean θ1 और θ2 equal है, EY will be zero. सबने लिख लिया है? कुंजैंग तुम्हारा हुआ इतना, रब करूं इसे? इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डन सामिया मुस्तफा, डन। ओके चलो इसको रब करते हैं। इसमें ना एक केस आता है, वो कहता है सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सब बहुत यूज होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, एक मिनट रबर, सेमी इनफाइनाइट वायर एंड पॉइंट लाइज
near one of the end. Your wire is semi infinite और पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एंड के पास. So this is your wire. Semi infinite means एक finite end है, this is finite, दूसरा एंड इंफिनिटी पर जा रहा है और पॉइंट मैंने फाइनाइट एंड के पास लिया हुआ है. लाइक पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है, ये यहां पर पॉइंट लाई कर रहा है, ये दे दिया मैंने आपको. दिस इज योर पॉइंट पी. जस्ट सिर्फ इसलिए कि आप लास्ट वाले केस से रेफर कर पाओ, मैं इसे यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. दिस इज थीटा 1, दिस वन इज थीटा 2 और दिस इज आर नॉट. तो इसको अगर मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर कर मैंने इसको यहां ले जाकर कनेक्ट कर दिया. सो ये जो थीटा 2 होगा ना, दैट थीटा 2 विल बी 90 डिग्री. हाँ, थीटा 1 देखो, थीटा 1 क्या है, इस एंड को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया. अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोइंसाइड कर जाए, अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए तो एंगल थीटा 1 तो 0 हो जाएगा. यहां यही हो रहा है, आर नॉट भी यही है, मींस ये वाली लाइन, और एंड और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी यही है. तो जो थीटा 1 होगा, दैट थीटा 1 विल बी 0 डिग्री. सो दिस इज EX और यहां पर एक EY कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. दिस इज EY. सो आप EX को लिख सकते हैं, EX was, अयान ये दो लाइंस देखो, यहाँ एक लाइन आर नॉट वाली है और एक लाइन है जो वायर के एक एंड को पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन. ये दो लाइंस जो है, एक परपेंडिकुलर वाली और एक एंड को कनेक्ट करने वाली, ये लाइंस कोइंसाइड कर रही है. सो EX को आप लिख सकते हैं दैट EX इज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट. ये क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो दैट साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 which is sin 0. Sin 0 is 0. So yours EX is lambda over 4 pi epsilon naught r naught, sin 90 is 1, so EX आ गया. जब आप EY लोगे, then your EY is lambda over 4 pi epsilon naught r naught cos theta 1. Theta 1 is 0. Theta 2 pi by 2. So yours EY is lambda over 4 pi epsilon naught r naught. So ये दो स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो हमने देख लिया था थीटा 1 थीटा 2, केस 2 फाइनाइट इनफाइनाइट वायर. मैं इसे पूरा नहीं करूंगा, ये मैंने लास्ट डेरिवेशन में कराया है. इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर सिंपली मींस थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री के इक्वल है. सो मोटअप का क्या क्वेश्चन है, what happen if the point is more close to infinity? If the point is close to infinity, then field in any of would be 0 ना. What up? अगर infinity पे ले जाओ तो infinity पे तो field 0 ही है. अगर आप infinity पर जा रहे हैं, infinity पे तो field exist करेगी नहीं. तबस्सुम तो सुनो दोबारा से. वायर जो आपको दी हुई है, वायर आपकी सेमी इनफाइनाइट है. सेमी इनफाइनाइट सिंपली मींस कि एक पॉइंट फाइनाइट है, दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पर जा रहा है, और यहां आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो. फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट. एंगल्स देखो, जो एंड इंफिनिटी पर जा रहा है वो 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला जो एंड है ना, यहाँ देखो ये दो लाइंस हैं, एक आर नॉट वाली लाइन है, एक एंड को कनेक्ट करने वाली लाइन है. इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा 1. अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो थीटा 1 0 हो जाएगा. यहाँ देखो यही लाइन है जो आर नॉट है, यही लाइन है जो एंड को कनेक्ट कर रही है, दैट मींस यहाँ पर भी थीटा 1 कितना आएगा, 0. तो जस्ट पहले वाले एक्सप्रेशन में EY तो 0 होगा ना केस 1 में. क्यों? सिमेट्री कहाँ है ज़ैद? साइन 90 प्लस साइन 0. EY cos 0 तो 1 होता है ना, cos पाई बाई 2 तो 0 होगा. तौहीद सर, थीटा 1 अगर 0 नहीं होगा तब क्या होगा? तब कुछ भी थीटा रह जाएगा, देन दैट वुड बी cos थीटा माइनस पाई बाई 2. तौहीद अगर नहीं होगा तो वो रह जाएगा ना, एज इट इज रह जाएगा. थीटा आपकी कैलकुलेशन में रह जाएगा, 0 की जगह cos थीटा रह जाएगा. चलो भाई इतना लिखो, इतना लिखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं. जल्दी लिखिए इतना. फिर रिंग हमने फुल रिंग तो कर ली थी, फिर देखते हैं सेमी सर्कुलर क्वार्टर रिंग कैसे सॉल्व करते हैं.
रिंग भी मैं डिराइव कर चुका हूँ, अब ये पूरा नहीं कराऊंगा, इसका भी हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। ये भी आपके स्कूल एग्जाम्स का पार्ट नहीं है, तो डेरिवेशन रिलेवेंट नहीं है। डन। अमान हो गया? हाँ अमीन, डायरेक्शंस तो ये रहा ना, ई एक्स और ई वाई का डायरेक्शन तो मैंने दिया ही हुआ है। अमीन ई एक्स और ई वाई के डायरेक्शंस तो मैंने मेंशन करे हुए हैं ना। ओके सो नेक्स्ट देखो, इसे रब कर दूं, सब लिख चुके हैं, रब कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद स्ट्रेट वायर के बाद वो आपको रिंग देता है। देखो कंप्लीट रिंग मैं तुम्हें करा चुका हूं, मुझे क्वार्टर सेमी सर्कुलर सिखाना है तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग, 1/4 अगर रिंग है, ड्यू टू क्वार्टर रिंग। अगर मैं तुम्हें 1/4 रिंग दे रहा हूं, तो 1/4 रिंग की वजह से तुम्हें फील्ड चाहिए, क्वार्टर रिंग की वजह से। सो क्वार्टर रिंग की वजह से जब तुम फील्ड कैलकुलेट करोगे, सो ऐसे मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में मैंने उठाकर एक क्वार्टर रिंग रख दी, ऐसे रखी हुई है, ये एक क्वार्टर रिंग मैंने यहां उठाकर रख दी, ऐसे कर कर एक क्वार्टर रिंग रखी हुई है। इस रिंग पर कुछ चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग इज लैम्डा, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रिंग इज लैम्डा। आपको इस रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाऊंगा, इस फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी होगा, फील्ड का वाई कंपोनेंट भी होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। रिजल्ट एग्जैक्टली वही आएगा जो रिजल्ट आपने किया था फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। अब यहां ना इश्यूज आते हैं, इश्यूज ये आते हैं कि ई एक्स और ई वाई के डायरेक्शंस कैसे डिसाइड करोगे, ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशान करेगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिसाइड करने का आसान सा एक तरीका है, तुम क्या करा करो, हमेशा रिंग पर एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया करो, डी क्यू। लेट्स से दिस रिंग इज पॉजिटिव, तो इस डी क्यू की वजह से, फैजान मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, ये डिराइव करेंगे तो यही आएगा फायदा, जब डिराइव करेंगे इसे तो यही आएगा। और अगर मैं ये हर चीज डिराइव करने बैठ गया तो महीनों लग जाएंगे मुझे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मतलब कुछ चीजें तुम्हें एडॉक तुम ड्राइव करके देख सकती हो, मैंने रिंग पूरी ड्राइव कराई है, मैंने तुम्हें वायर ड्राइव कराना सिखा दिया। स्मॉल एलिमेंट लो और उस पर इंटीग्रेट करो π/2 तक, दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट सेम आते हैं। डायरेक्शन सीखो विच इज इंपॉर्टेंट, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड यहाँ डी आ रही है, तो ऑब्वियसली एक्स कंपोनेंट यहाँ एक्ट करेगा, वाई कंपोनेंट यहाँ एक्ट करेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं सिर्फ डायरेक्शन के लिए, कि मैंने तुम्हें ये ऐसे दिया हुआ है, नहीं कोई पाम रूल वगैरह इसमें यूज नहीं होगा। पाम रूल वगैरह तब यूज होता है व्हेन यू हैव, अगर तुम्हें मैं मैग्नेटिक फील्ड दूं तब जाकर आप पाम रूल, राइट हैंड रूल सब यूज करेंगे, यहां कुछ नहीं यूज होगा। सो मान लो ये दिया हुआ है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो यहां डायरेक्शन के लिए ये लिया तुमने स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, बस डीई का डायरेक्शन देख लो, ये डीई इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज योर डीई। वंस यू हैव डीई, तो डीई का कंपोनेंट यहां आ जाएगा ई एक्स, ई वाई ऊपर चला गया। इन द सेम वे अगर नेगेटिव चार्ज है तो डी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड कभी इशू नहीं होगा, इट्स लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट हमेशा, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारे लिए जरूर इशू आएगा, तो डायरेक्शन हम ऐसे डिसाइड किया करेंगे।
इतना नोट करो, फिर देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग यहां से कैसे बनेगी। इसी से सेमी सर्कुलर रिंग हम बनाना शुरू कर देंगे। एंड अगेन इसमें मार्क कर लेना, ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारे एग्जाम्स में बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये जेई और नीट में कॉमन क्वेश्चन है। सवाल है, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस करा दूं, उसके बाद आता हूं। जो न्यूमेरिकल आएगा वो काफी कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज करेगा। नो, बोर्ड्स में नहीं, इवन थ्योरी नहीं है बोर्ड्स में इसकी। फाइनाइट वायर की थ्योरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वार्टर वायर थ्योरी नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। बराबर, देखो डायरेक्शन के लिए तुमने यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है कि फील्ड पॉजिटिव एक्स के अलोंग होगी, नेगेटिव के अलोंग होगी, पॉजिटिव वाई जाएगी, कहाँ जाएगी। तो आपने यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, से दैट स्मॉल एलिमेंट इज डी क्यू। स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड ली विच इज अवे फ्रॉम द चार्ज। इस फील्ड के कंपोनेंट्स ले लिए, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट वाई के अलोंग, ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इन द सेम वे ये आपने आर्क लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसका, स्मॉल एलिमेंट की वजह से अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इस क्वार्टर आर्क की वजह से डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने स्मॉल एलिमेंट डीई लिया, डीई की वजह से डायरेक्शन ये जाएगा, डीई के कंपोनेंट्स ले लिए, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट वाई के अलोंग। तो ये डीई है ना, यहां से अंदाजा लग गया तुम्हें, डीई यहां जा रहा है तो एक्स कंपोनेंट राइट में होगा, वाई कंपोनेंट ऊपर होगा। अगर डीई रहबर ऐसे आ जाता तो एक्स कंपोनेंट लेफ्ट में होता, वाई कंपोनेंट नीचे चला जाता। क्लियर है? हाँ, यस वजह कोई एक कंपोनेंट जरूर जीरो होगा, राइट। यस, एक कंपोनेंट जीरो होगा, ट्रू। सो सेमी सर्कल देखते हैं। जोहेब पूछ रहा है डी क्यू अगर हम सर रिंग के एंड पर लें मत एक्सियर टू सिर्फ एक डायरेक्शन आएगी। हाँ लेकिन जोहेब तुम्हें निकालना तो पूरे की वजह से है ना, वो तुम्हें मेथड सिखा रहा हूँ बस कि डिसाइड कैसे करेंगे फील्ड कहाँ पर है। अगर तुम इंटीग्रेट करते हुए और एक्सिस पर भी एक पॉइंट ले लेते हो, तो इंटीग्रेट तो पूरी रिंग पे करोगे ना, पूरी क्वार्टर रिंग पे करोगे, तो कंपोनेंट्स तो दोनों आएंगे। नहीं, हाँ वो तुम्हारी मर्जी है कि रिंग पर अगर उसने क्यू दिया है तो क्यू बाय 4 होगा, फिर तुम्हें लैम्डा को कन्वर्ट करना होगा क्यू की टर्म्स में। लैम्डा को क्यू की टर्म्स में कन्वर्ट होगा, ऐसा मत कर देना कि लैम्डा हटाओ और क्यू बाय 4 लगा दो। Now electric field due to a semicircular ring, if you have a semicircular ring, इस semicircular ring की आपको फील्ड चाहिए। So semicircular ring में कुछ चीजें आसान है। This is a semicircular ring, this is तो सेमी सर्कुलर रिंग में बेसिकली दो क्वार्टर रिंग्स होंगी। अगर आप रिंग ले रहे हो विच इज सेमी सर्कुलर, इस सेमी सर्कुलर रिंग में दो क्वार्टर रिंग्स होंगी। तो देखो होगा ये कि ऊपर वाली रिंग का y कंपोनेंट नीचे एक्ट करेगा, नीचे वाली रिंग का y कंपोनेंट ऊपर एक्ट करेगा, दोनों क्वार्टर रिंग्स का x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दैट सिंपली मींस कि x कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो सेमी सर्कुलर रिंग में जो EY1 लिख देता हूं इसे, ये ऊपर वाली रिंग है 1, ये नीचे वाली रिंग है 2। तो EY1 हो गया, ये EY2 हो गया, ये EX1 हो गया, ये EX2 हो गया। तो अगर आप सेमी सर्कुलर रिंग लेते हो तो ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग EY जो होगा that will be EY1 minus EY2 that is 0। EX जो मिलेगा that EX is EX1
plus ex2 which is lambda by 4 pi epsilon naught r naught plus lambda by 4 pi epsilon naught r naught. So ex is 2 lambda. अभी आया मैं क्वेश्चंस पर 2 lambda by 4 pi epsilon naught r naught. So ex is lambda over 2 pi epsilon naught r naught. That is ex. तौहीद चार डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए दोनों क्वार्टर रिंग पर. कैंसिल करने के लिए राइट देखो यार सेमी सर्कुलर तो तभी है ना तौहीद जब ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम हो. अगर ऊपर और नीचे वाले पोर्शंस आपने अलग अलग ले लिए तो भी सेमी सर्कुलर नहीं है. फिर तो दो अलग अलग क्वार्टर रिंग्स है. फिर कैंसिल नहीं करेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 अगर अलग है तो इसको ऐसे याद रखना. दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर. रिंग के डायमीटर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो एग्जिस्ट करेगा. डायमीटर के पैरेलल जो कंपोनेंट है ई वाई वो जीरो हो जाता है. जल्दी लिखिए इतना. डन. लिमिट सर जीरो से पाए रखेंगे. हाँ जुनैद अगर तुम डिराइव कर रहे हो तो लिमिट जीरो से पाए रखोगे राइट. हाँ आर रेडियस है रेडियस है रेडियस है रेडियस है आर नॉट रेडियस. उजाद रेडियस है. अच्छा यार एक चीज और लिख लेना कहीं कोई कंफ्यूज हो जाए. ये सब मैंने सेंटर पर कैलकुलेट किया है. इससे पहले वाले पर भी लिख लेना क्वार्टर के भी सेंटर पर है. एक्सेस पर नहीं कैलकुलेट कर रहा मैं सब कुछ सेंटर पर कैलकुलेट कर रहा हूँ. फायदा दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंसेस. बोर्ड्स में नहीं आएगा. मैंने तो साफ कहा हुआ है बैचेस मैंने इसीलिए अलग अलग डिवाइड करी हुई है. मतलब इस बैच में 20-25% चीजें ऐसी होंगी जो कि बोर्ड्स में नहीं आती. एंट्रेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड वाली बैच में ये सब मैं नहीं कराऊंगा. इसीलिए बैच डिवाइड करनी पड़ती है. फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद ये बैच फिर डिवाइड होगी नीट और जेई में क्योंकि थर्ड चैप्टर से कई चीजें ऐसी हैं जो जेई में आती हैं नीट में नहीं है. तो वो डिवीजन तो मुझे करना ही पड़ेगा. चलो जी इसको रब करते हैं. अच्छा मुझे इतना बता दो अगर पूरी रिंग हो रिंग के सेंटर पे फील्ड कितनी हो जाएगी अगर कंप्लीट रिंग है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग की अगर आप सेंटर पर फील्ड लेके चलोगे यहाँ तो सेंटर पर जो फील्ड होगी जीरो. जैद 11th में मेरे पास डेडिकेटेड बैचेस नहीं होती थी ऑर्किड में कि मैं नीट और जेई अलग कर पाऊं. तो एक ही तरह की बैच रहती थी. इसलिए कुछ चीजें ऐसी थी जो जेई में आती हैं हम नहीं डिस्कस कर पाए थे जो क्रैश कोर्स के थ्रू करानी पड़ती है. जैसे ग्रेविटेशन में कुछ चीजें मैंने कराई थी जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करी थी. बट 12th में थोड़ी आसानी होती है कि बैचेस अलग अलग है तो डिविजन हो जाता है. 11th का मुझे कुछ टॉपिक्स कराने हैं बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाए मैं कराऊंगा 11th की कुछ चीजें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं. रब कर दूं ये.
तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं इसको एज इट इज कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक वायर दिए, ऐसे समझ लो कि ये दो वायर्स ऐसे दी हुई हैं, लॉन्ग वायर्स, और ये यहां से एक सेमी सर्कल जैसा कुछ बन रहा है। दिस इज आर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। हर जगह लैम्डा है। कैलकुलेट फील्ड एट पॉइंट ओ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। आंसर्स बताइए मुझे, कैलकुलेट कर कर क्या मिलेगा आपको। देखो अगर किसी से बिल्कुल नहीं हो रहा तो उसे थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी यहाँ से, जो मैं लिख रहा हूँ अलग अलग। सेमी इनफाइनाइट, अगर कोई एंड ओपन छोड़ देता है तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। 2k लैम्डा बाय आर तौहीद का आया। ओके, हाँ खदीजा ऐसे ही कर लो, सही कह रही हो, करो। अलमास कुछ आया आंसर? 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। ओके, डायरेक्शन भी बताते चले जाओ यार, एक्स वाई जेड कहाँ जा रहा है। सबका सेम आ रहा है। ओके, लैम्डा पाई आर वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पर आ रहा है मान का मोटा लैम्डा पाई एप्सिलॉन आर। ओके, जे के अलोंग। ओके, चलो जी सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने ना इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ ड्रॉ करा है, सेकंड पार्ट यहाँ ड्रॉ करा है, थर्ड पार्ट यहाँ ड्रॉ करा है। तो जस्ट कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए अलग अलग मैं सबका ड्रॉ कर दूंगा और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर की वजह से एक्स कॉम्पोनेंट यहां जाएगा, ई एक्स वन कह देते हैं। वाई कॉम्पोनेंट नीचे जाएगा, ई वाई वन कह देते हैं। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि ई एक्स वन जो है, या मैं एक स्टेप कम कर दूं, जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई वन जो है, दिस ई वन इज सिंपली ई एक्स वन प्लस ई वाई वन।
So vector E1 is simply Ex1 is lambda by 4 pi epsilon naught r I cap plus lambda by 4 pi epsilon naught r minus of j cap. That's first equation. तो ये सॉल्व हो गया. अब इसे सॉल्व करते हैं. इसकी वजह से भी x कॉम्पोनेंट यहां जाएगा, e x2 हो गया, y कॉम्पोनेंट नीचे आ जाएगा, e y2 हो गया. तो तुम लिख सकते हो e2 होगा ex2 प्लस ey2. e2 हो गया ex is lambda by 4 pi epsilon naught r minus of I cap plus lambda by 4 pi epsilon naught r minus of j cap. That's second equation. इसी तरह से E3 आ जाएगा. E3 जब लोगे तो देखो सेमी सर्कुलर रिंग है. सेमी सर्कुलर रिंग में समझाया था कि डायमीटर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ EY एग्जिस्ट करेगा. तो E3 जो होगा that's lambda by 2 pi epsilon naught r, it's j gap. तो अगर हम सबको ऐड कर दें, so net E will be vector sum of E1, E2 and E3. So net field E is E1. So यार मैं देखो यही कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करोगे ना तो सब कैंसिल हो जाएगा. ये इसे कैंसिल कर देगा, ये दोनों मिलकर इसे कैंसिल कर देंगे, तो ई तो जीरो आ गया. मोमिना का सही आ रहा था, वजाहत का सही आया था, बाकी सब गड़बड़ मारने में लगे हुए. चलो जी लिखो इतना. तो आई देखो ना, अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, देखो ये है लैम्डा. रुक जाओ फिर मैं लिख ही दूं पूरा. तुम्हें परेशानी है तो कईयों को परेशानी होगी. पूरा लिख देते हैं. तो देखिए लैम्डा ई जो है E1 है lambda I cap by 4 pi epsilon naught r lambda minus j cap by 4 pi epsilon naught r plus lambda minus I cap by 4 pi epsilon naught r, ये वैल्यू रख दी, plus lambda minus j cap by 4 pi epsilon naught r plus lambda j cap by 2 pi epsilon naught r. सो ये डायरेक्टली से कैंसिल कर देगा. इन दोनों को ऐड कर कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस j क्या प्लस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r j क्या कैंसिल कर देगा, सीधा हो जाएगा. वो इतना तौहीद. सो इस तरह की चीजें आपको दे देता है, इस तरह के आपसे शेप्स पूछ लेगा. इतना लिख लो यार जल्दी से, इतना लिख लो. फिर बस एक शेप और आपको डिस्कस करना है कि अगर वो आपको रिंग दे देता है क्वार्टर की जगह, अगर तुमको सिंपल आर्क दे देता है, एंगल θ1 θ2 कुछ कर कर आर्क दे देता है, तो क्या करेंगे. इतना हो जाए तो बताओ सब, फिर एक आर्क और कर लेते हैं. ओके
भाई अब से ना धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, जब तक हम कैपेसिटर्स तक आएंगे डिफिकल्टी लेवल कई टाइम्स बढ़ चुका होगा। सो इसी में आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क। देखिए डेरिवेशंस एग्जैक्टली वही हैं जो मैंने आपको रिंग के लिए कराई थी और रॉड के लिए कराई थी। तो अगर आपको एक सर्कुलर आर्क दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ये आपको सर्कुलर आर्क दिया हुआ है और इस सर्कुलर आर्क की वजह से कहता है फील्ड कैलकुलेट कीजिए। ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। तो जब आप यहाँ फील्ड लोगे तो फील्ड का यहाँ भी एक्स और वाई दोनों कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये एक्स कॉम्पोनेंट है ई एक्स, ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया ई वाई। ई एक्स को आप लिख सकते हो, ई एक्स है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। काफी हद तक स्ट्रेट वायर के साथ ही मैच कर जाता है। और ई वाई जो होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इतना लिख लीजिए। अब रिंग में इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। एक्सिस पर अगर दे दिया सेमी सर्कल के तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको पूरा डिराइव करके ही देखना होगा और कोई रास्ता नहीं। ओके नेक्स्ट, अब सिर्फ एक शेप बचा हुआ है, डिस्क चाहिए। नेक्स्ट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। नहीं वजात, ई वाई जीरो तब होगा जब थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा। अगर सिमेट्री है तो जीरो हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। अब अगर उसने आपको डिस्क दे दी, देखो डिस्क के लिए फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। ऐसे कर कर उसने आपको डिस्क दी हुई है, भाई डिस्क पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कहता है इस डिस्क की वजह से कहीं कोई पॉइंट दे देगा एक्स डिस्टेंस पर। कहता है इस एक्स डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए। डिस्क का जो रेडियस है, रेडियस इज आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। देखो डिस्क इज 2 डायमेंशनल। डिस्क में चार्ज लेंथ पर नहीं होगा, डिस्क में चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जब आप डिस्क के लिए कैलकुलेट करोगे, एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, सिमेट्रिकल है, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ जो एक्स कंपोनेंट होता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इट्स एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ कोई ई वाई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, ई वाई विल बी जीरो। इतना लिखो, मेरे ख्याल से अब टाइम भी नहीं है, मिजाज सर की क्लास का टाइम हो जाएगा। इतना लिखिए, इसको आज यही छोड़ेंगे। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अमानत ऐसे नहीं आता। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जब ये डिस्क इनफाइनाइट हो जाएगी तब आएगा।
तो कल डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट होने से सेंटर पर क्या फर्क पड़ेगा, एक्सिस पर क्या फर्क पड़ेगा। वन माइनस कॉस थीटा, इसे थीटा कह रहे हो? हाँ कह सकते हो, हाँ वजाहत कह सकते हो। चलो भाई इसे आज यहीं छोड़ते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट कल से हम फीड लाइंस और फ्लक्स शुरू कर देंगे, तो कल छुट्टी मत मानना, फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीड लाइन और फ्लक्स कल से शुरू हो जाएगा। चलो क्लास ओवर, केमिस्ट्री क्लास अभी यहीं शुरू हो जाएगी। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि 3:30 to 5 कर दूं ताकि मिसाज साहब ले पाए। मैं इन लोगों के साथ थर्सडे डिस्कस करता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ। नहीं वरीद, परसों यार, परसों इस बैच की तो परसों है। यस यस परसों, परसों कल को एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कल तो दूसरी बैच है। थर्सडे क्लास है, थर्सडे में बताता हूँ। 3 बजे तक स्कूल होता है। अच्छा ठीक है जी। ओके आरिफ, अस्सलाम। चलो फिर मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इम्तिसाज साहब दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, तुम आ ही जाओगे दोबारा से।